ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। इनाया ने सर्दी से बचने के लिए अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर चढ़ाकर सर ढांप लिया था। दोनों हाथ सीने पर बांधकर वो खामोशी से डैनियल के साथ चल रही थी। तंग और तारीक राहदारी से गुजरते हुए वो एयरपोर्ट के पीछे के हिस्से में पहुंचे। वहां एक प्राइवेट जेट पहले से ही तैयार खड़ा था, जिसके इंजन की मध्यम गड़गड़ाहट अंधेरे को चीर रही थी। डेविड पहले ही अंदर जा चुका था। इनाया जहाज की छोटी सी सीढ़ी चढ़ती हुई अंदर दाखिल हुई तो सामने कुशादा लाउंज में 6 सीटें थीं। इनमें से एक पर डेविड बैठा था, हस्पानवी शराब का ग्लास हाथ में थामे, जैसे किसी जंग के बाद जीतने वाला फातेह। कहीं भी बैठ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, डेविड ने इस पर निगाह डाले बगैर कहा। इनाया खामोशी से एक निशस्त पर बैठ गई। दरवाज़ा बंद होते ही जहाज ने टैक्सी करना शुरू कर दी। इंजन की आवाज़ बढ़ती गई और रनवे पर धमाकेदार रफ्तार से दौड़ते हुए जहाज फिजा में बुलंद हो गया। अचानक डेविड ने डैनियल की तरफ नज़रें गाड़ कर कहा, कुछ खबर मिली या तुमने पूछना ही गवारा नहीं किया? डैनियल के हाथ पांव फूल गए। हड़बड़ा कर उसने फ़ोन निकाला और कान से लगाते हुए जल्दी जल्दी नंबर मिलाया। इनाया ने बगौर देखा कि उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। कॉल जैसे ही मुकम्मल हुई, दूसरी जानिब की आवाज़ सुनकर डैनियल के चेहरे के रंग उड़ने लगे। डैनियल के होंठ कपकपा रहे थे। फिर उसने आहिस्तगी से फ़ोन बंद किया और डेविड की तरफ खौफज़दा निगाहों से देखते हुए अबरानी ज़बान में कुछ कहा। ये सुनना था कि डेविड के माथे की रगें तन गईं। डेविड का हाथ कांपने लगा और उसने शराब का ग्लास ज़ोर से फर्श पर दे मारा। चिकना चुओर ग्लास के टुकड़े लाउंज में बिखर गए। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर झुक गया, जैसे इसके अंदर का जुनून बाहर आने को बेताब हो। इनाया खामोश बैठी ये सब देख रही थी, लेकिन फिर जाने क्या सोचकर उसने मध्यम आवाज़ में कहा, लगता है वहाँ भी उसने आप लोगों के नाक में दम कर रखा है। इतने आराम से वो छोड़ने वाला नहीं। ये सुनकर डेविड ने झटके से सर उठाया और इनाया की आंखों में घूरने लगा। वो नज़रें हटाकर खिड़की से बाहर देखने लगी, मगर वो जानती थी कि इसके अल्फाज ने डेविड को अंदर तक झंझोड़ दिया है। उसी लम्हे एक एयर होस्टेस अंदर आई। ग्लास टूटने की आवाज़ सुनकर वो सफाई करने लगी और फिर अदब से इनाया के करीब आकर बोली, कुछ ऑर्डर करेंगी मैडम? इनाया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ जो भी है ले आओ, भूख लगी है। डेविड एकदम धाड़ा, उसे कुछ मत देना, फौरन निकल जाओ यहाँ से। डेविड के चेहरे पर जुनून और खौफ साथ साथ खेल रहे थे। डैनियल फौरन बीच में आया, जो मैडम ने कहा है वो ले आओ। फिर वो डेविड के सामने आ बैठा और अबरानी ज़बान में खुसर फुसर करने लगा। धीरे धीरे डेविड की हालत कुछ संभल गई, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी और कपकपाते हाथ इसके अंदर के तूफान की गवाही दे रहे थे। कुछ देर बाद एयर होस्टेस खाने पीने की ट्रे ले आई। इनाया ने खामोशी से सैंडविच उठाया, एक निवाला लिया और फिर कॉफ़ी का बड़ा घूंट पिया। फिर इनाया ने डेविड की आंखों में आंखें डालकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा तुम लोगों ने मुझे बड़े शाहाना अंदाज में कैद किया है। प्राइवेट जेट, दुनिया भर के टूर और ये आला खाने। सच कहूँ तो मैं काफ़ी मुतासिर हूँ। डेविड की आंखें खून उगलने को तैयार थीं, मगर उसके चेहरे पर ज़ब्त की एक मोटी तह जमी हुई थी। डैनियल ने इनाया को हाथ के इशारे से खामोश रहने को कहा और बोला, इस वक्त तुम वही कर रही हो जो एक बड़े से बड़े बंदे को भी पागल कर देता है। मेरा मशवरा है
इस खेल को यहीं रोक दो। इनाया ने बेनियाजी से खिड़की के बाहर झांका, लेकिन इसके चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। डेविड को चैलेंज करके वो इसके अंदर के खौफ को मजीद भड़का चुकी थी। तैमूर ने बड़ी मुश्किल से सुल्तान को संभाला था। वो मुर्दा कदमों से जैसे किसी ख्वाबीदा हालत में उन सब के साथ कमरे से निकल आया। अल्लाह पर भरोसा रख, इनाया तुम्हें ज़रूर मिलेगी, तैमूर ने इत्मीनान से कहा, लेकिन उसके लहजे में एक सिपाही का अज़्म छुपा हुआ था। वो आगे हैं और हम पीछे हैं, जैसे ही फासिला कम हुआ उन्हें जा दबोचेंगे। सुल्तान बस सर हिलाकर रह गया, लेकिन इसकी आंखों में शिकस्त की एक झलक नुमायां थी। कुछ ही लम्हों की देर और वो मेरे हाथ से निकल गई तैमूर। सुल्तान की आवाज़ रुंध गई। मेरा दिमाग अब दो टुकड़ों में सोच रहा है। इनाया वापस आ जाए तो मैं अपनी सारी तवानाई इस डेविड और उसकी पार्टी को नेस्तू नाबूद करने पर लगा दूंगा। तैमूर ने सुल्तान के कंधे पर हाथ रख कर कहा, हौसला रख, हमने आज दुश्मन को उसके ठिकानों में घुसकर जितना नुकसान पहुंचाया है वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब हमें उनके गढ़ में घुसकर वार करना है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर एक पुरज़म मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक लाश की जेब से मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। लम्हा भर को सब रुक गए। सुल्तान ने चौंक कर तैमूर की तरफ देखा। तैमूर ने इशारा किया, उठा। फ़ोन पर चीफ कॉलिंग जगमगा रहा था। सुल्तान ने कॉल अटेंड की, मगर खामोश रहा। दूसरी तरफ से डेनियल की करख्त आवाज़ गूंजी, क्या बना उन लोगों का? मैंने तुम्हें रिपोर्ट करने को कहा था, लेकिन तुमने। सुल्तान धीरे से हंसा, ये बेचारा क्या रिपोर्ट करेगा डेनियल ब्राइट। मुर्दे जवाब नहीं दिया करते। सब यहाँ लाइन से लेटे हैं और अब मैं आ रहा हूँ बिल्कुल तुम्हारे पीछे। मगर खबरदार, पलट कर देखना मत, वरना पत्थर के बन जाओगे। डेविड को मेरा सलाम कहना, और ये भी कि मुलाकात अब ज़्यादा दूर नहीं। ये कहते ही उसने कॉल काट दी और फ़ोन पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। चलो यहाँ से, अभी और कई राज बाकी हैं, सुल्तान ने कहा और सबको इशारा करते हुए इमारत से बाहर निकल आया। बाहर बर्फानी हवा चीखती हुई उनका इस्तकबाल कर रही थी। ज़मीन पर दर्जनों लाशें बिखरी थीं। सामने 45 डिग्री पर एक खतरनाक ढलवान नीचे की तरफ जा रही थी। अचानक सुल्तान की निगाह एक कोने पर पड़ी और वो तेज़ी से लाशों के ढेर की तरफ लपका। वहाँ बर्फ पर चलने वाले आले पड़े हुए थे। दोस्तों, अपनी अपनी सवारी उठाओ, अब शिकार हम करेंगे। सुल्तान मुस्कुराता हुआ तैयारी करने लगा। चंद ही लम्हों में चारों तैयार खड़े थे। एक आखिरी मर्तबा एक दूसरे की आंखों में देखकर इन्होंने ढलवान की तरफ कदम बढ़ाए। अगले ही लम्हे वो चारों बर्फ पर बिजली की तरह लपकते हुए नीचे उतरने लगे। रफ्तार हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। बर्फानी तेज हवा उनके कानों को छींटती हुई गुजर रही थी। सूरज निकल आया था, मगर सर्दी की शिद्दत अब भी हड्डियों को काट रही थी। वो महारत से तवाज़ुन कायम रखते, गिरते पड़ते, फिसलते हुए नीचे बढ़ते जा रहे थे। नीचे कहीं दूर सड़क नज़र आने लगी, जो पहाड़ों के दामन में सांप की तरह बल खा रही थी। लेकिन उन सबके दिल में एक ही बात धड़क रही थी, ये ताक़ुब अब ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये बर्फानी ढलवान खून से रंगने वाली है। चूँकि वो लोग सीधा नीचे आ रहे थे, इसलिए हाईवे के करीब तरीन मकाम तक पहुँचना उनके लिए मुमकिन था। सुल्तान ने इशारे से तैमूर को बताया तो वो भी खुश हो गया। कुछ ही मिनटों में वो लोग फिसलते हुए हाईवे के लोहे के जंगले तक पहुंच चुके थे। सामने हाईवे की दूसरी जानिब उन्हें एक बार जैसी इमारत नजर आई, जो उस वक्त बंद थी। इन्होंने अपने अपने बर्फ वाले आले हाथों में उठाए और हाईवे पार करते हुए दूसरी जानिब आ गए। वो दरअसल एक होटल था, जिसके बाहर चंद गाड़ियां पार्क थीं। एक खास गाड़ी पर नज़र पड़ते ही सुल्तान की खुशी दीदनी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए तैमूर की तरफ देखा
तो वो सर झुका गया। वजह थी सामने मौजूद काले रंग की लैंड रोवर। क्या ख्याल है? सुल्तान तैमूर से मुखातिब हुआ। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। तैमूर मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल वही जो तेरा ख्याल है यार। तैमूर हसरत भरे लहजे में बोला, अब तो बस यार कोई हीटर चल रहा हो, ठंडी हवा का नामो निशान ना हो, और गरम गरम कॉफ़ी का दौर चल रहा हो। ये सब तो एक ख्वाब जैसा लग रहा है। इसकी बात पर सुल्तान जोर से हंस दिया और तीनों को वहीं छोड़कर अपने दस्ताने उतारता हुआ इमारत के दाखिली दरवाजे तक आया। शीशे का दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सामने काउंटर पर एक आदमी बैठा ऊँघ रहा था। कॉफ़ी मिलेगी? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी बिल्कुल मिलेगी। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो आदमी जवाब देते ही सवाल पर उतर आया। शायद वो फितरतन बातूनी था या अजनबियों से बात करना पसंद करता था। हम ऊपर से आ रहे हैं। सुल्तान ने पहाड़ की तरफ इशारा किया तो वो बंदा भी मुस्कुरा दिया। इतनी सुबह आप लोग ऊपर क्या कर रहे थे? वो मशकूक लहजे में बोला। भाई कॉफ़ी मिलेगी या हम जाएं? सुल्तान ने बेजारी से कहा तो वो आदमी फौरन अपनी निशस्त से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो उठा, सुल्तान ने तेज़ी से एक नज़र इसके पीछे मौजूद चाबियों के रैक पर डाली। वहाँ एक सियाह रंग की चैन लटकी थी जिस पर लैंड रोवर लिखा था। सुल्तान ने नज़रें बचाकर फौरन हाथ बढ़ाया और चाबी उतारकर जेब में डाल ली। फिर बाहर निकल आया और पार्किंग में मौजूद लैंड रोवर तक पहुंच गया। तीनों को हाथ के इशारे से बुलाया और गाड़ी अनलॉक करते हुए अंदर बैठ गया। मैंने उसे कॉफ़ी बनाने पर लगा दिया है, बस निकलने की तैयारी करो। सुल्तान ने गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन गौराते हुए बेदार हो गया। सुल्तान ने आराम से रिवर्स किया और फिर ड्राइव पर डाल दी। जल्दी से रेंज रोवर को पार्किंग लॉट से निकालकर हाईवे पर ले आया। एक लम्हे बाद उसने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। इंजन धारा और रेंज रोवर कमान से निकले तीर की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। उफ यार, कसम से लगता है जैसे बरसों बाद सुकून का लम्हा मिला हो। तैमूर पिछली सीट पर टेक लगाते हुए बोला, ये बस वक्ती मज़ा है, जितना लेना है ले लो। जहाँ इस गाड़ी का खोज लग गया वहाँ हमें ये छोड़नी ही पड़ेगी। सुल्तान सड़क पर नज़रें जमाते हुए बोला। तैमूर ने चौंकते हुए सुल्तान की तरफ देखा। भाई, जो प्लान अधूरा छोड़ा है पहले उसे पूरा कर, वरना हिम्मत जवाब देती जा रही है। इमरान ने बहस में हिस्सा डाला। सुल्तान को खुद भी एहसास था कि अब इन्हें खुराक और आराम की सख्त ज़रूरत है। उसने गाड़ी की रफ्तार कुछ कम की और नज़र इधर उधर दौड़ाने लगा। थोड़ी ही देर बाद सुल्तान को एक शाप नज़र आई। इसने गाड़ी का रुख उस तरफ मोड़ दिया और एहतियातन उसे दुकान के पिछली जानिब पार्क किया। कुछ देर बाद वो सब शाप के गर्म माहौल में बैठे अपना ऑर्डर नोट करवा रहे थे। सुकून और इत्मीनान उन सब के चेहरों पर झलक रहा था। कितना वक्त गुजर गया, ना सोए, ना कुछ खाया, ना आराम किया, बस बर्फ ही बर्फ, सर्दी ही सर्दी। बिलाल ने बातचीत में हिस्सा डाला। कुछ ही देर में पराठे, ब्रेड, केक और काफ़ी के कप उनके सामने आ चुके थे। वो चारों नाश्ते पर टूट पड़े। जी भर कर खाने और काफ़ी पीने के बाद अब उनकी हालत ऐसी थी कि दोबारा ठीक तरह सोच सकें। उससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए, यहाँ से निकलने की तैयारी करो, वरना देर हो गई तो मसला बन जाएगा। सुल्तान ने तैमूर को उठने का इशारा किया। तैमूर फौरन खड़ा हुआ, काउंटर पर अदायगी की और वो सब वापस गाड़ी तक आ गए। गाड़ी पार्किंग से निकालते ही वो ना मालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। एक लंबी और वक्त तलब परवाज के बाद जहाज ने वीनस में मार्को पोलो एयरपोर्ट के रनवे को छुआ था। शाम के 7 बज रहे थे और रोशनियों में निहाया हुआ देश दूर समंदर पार अपने अंदर कई सदियों पुरानी सकाफत समोए हुए अपनी पूरी आबूताब के साथ बेदार था। एयरपोर्ट पर ही एक काले रंग की लैंड क्रूज़र पहले से ही मौजूद थी।
जिसमें वो तीनों सवार हुए और वो उन्हें लिए ना मालूम मंजिल की जानिब चल पड़ी। अभी जाने और कितनी मंजिलों से गुजरना बाकी रह गया है। ये लोग मुझे तोड़ रहे हैं और मैं टूटती जा रही हूँ तो लड़की ज़ात ही, कब तक मैं इन लोगों से मुकाबला कर पाऊंगी। इनाया ने करब से सोचा और आंखें सख्ती से बंद कर दीं। वो जितनी सख्त बनने की कोशिश कर रही थी, हालात इतना ही उसे इस चक्की में पीस रहे थे। जितने वो दरवाजे तलाश करती, उतना ही खुद को मफकूद पाती। अल्फा 1 बस कुछ ही मिनटों के हिसाब से इसके पीछे था और इसीलिए हर बार डेविड एक नंबर की बरतरी हासिल कर जाता था। इसे मालूम था कि अब की बार भी अल्फा 1 इसके पीछे ज़रूर आएगा और फिर एक और नई मुहिम जोई का आगाज़ हो जाएगा। गाड़ी एक पुल पर से गुजर रही थी जिसकी लंबाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। शायद ये एक शहर को दूसरे से मिलाने वाली शाहराह थी जो कि एक लंबी पुल पर मुश्तमिल थी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि पुल ख़त्म हुआ और वो लोग एक पानी पर बने हुए शहर में दाखिल हुए। वेलकम टू दिस डियर, ख्वाबों के शहर में तुम्हारा इस्तकबाल है। डेविड इनाया को देखते हुए चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, लेकिन इनाया ने कुछ भी कहने से गुरेज किया। अब देखते हैं तुम्हारा वो अल्फा 1 यहाँ कैसे पहुँचता है। उसके तो वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि हम तुम्हें लिए यहाँ वीनस पहुँच चुके हैं। डेविड उसे खामोश पाते हुए मजीद बोला तो ना चाहते हुए भी इनाया के आंखों में आंसू आ गए। ये क्या, बहादुर लड़की रो रही है। अभी नहीं डियर, अभी नहीं, अभी तो रोने के और भी बहुत से मौके आने हैं। डेविड खुश होते हुए बोला, लेकिन इनाया ने तवज्जो देना मुनासिब ना समझा। गाड़ी कुछ देर तक चलती रही और फिर एक जगह रोक दी गई। डेविड ने डैनियल को इशारा किया तो वो इनाया को लिए गाड़ी से नीचे उतर आया। ये जगह जेटी जैसी थी जहाँ से कश्तियाँ चलती हैं। डैनियल ने इनाया को साथ आने का इशारा किया तो वो खामोशी से उन दोनों के साथ चल पड़ी। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।